सो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है चैप्टर 7 का वो है एसी वोल्टेज अक्रॉस टू अ इंसुलेटर। इस बार जो है हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस ये इंसुलेटर है, इस पर अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आती है करंट की और क्या आता है पावर का आंसर। ठीक, ओके। तो सपोज़ यहाँ पे हमने अगर अब ये वी वोल्टेज दी है, ठीक है। तो अब इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो करेगी, यहाँ पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगी। आपको पता है जब कॉइल में करंट फ्लो करती है तो फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। फ्लक्स चेंज होता है तो उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करती है। देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो उसको अपोज करेगा, ठीक। और ये भी आपको पता है कि फ्लक्स जितना चेंज होता है उतनी ही करंट प्रोड्यूस होती है। फाई जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फ्लक्स जितना चेंज होता है उतनी करंट प्रोड्यूस होती है, और जितना फ्लक्स चेंज होता है उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होता है विद नेगेटिव साइड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, क्योंकि उसी कॉइल में है, तो कौन सा कांस्टेंट लगता था? सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन का कांस्टेंट दैट मीन्स एल। तो इस कॉइल के अकॉर्डिंग कितना ईएमएफ हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब इस कॉइल से अगर करंट फ्लो करी तो फ्लक्स चेंज हुआ होगा, ठीक है, फ्लक्स पास हुआ होगा। तो जो कितना फ्लक्स पास हुआ उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा, ठीक है। ईएमएफ किसके इक्वल होता है? फ्लक्स चेंज की, और फ्लक्स चेंज किसके इक्वल होता है? आई के। सो एप्सिलॉन को हम ले सकते थे, ये हटाएं कि यहाँ पे एल आई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यानी इस कॉइल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये। तो इस पूरे सर्किट में ये आपने एसी वोल्टेज दी और इतना इसके में वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक। तो अगर हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप लॉ लगाएंगे तो उसमें क्या होता है? समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी सर्किट का समेशन ऑफ वोल्टेज ज़ीरो होता है। दैट मीन्स इस सर्किट की अगर बात करें सो वी कैन राइट वी माइनस एल टी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये वोल्टेज हमने अप्लाई की, इससे आई करंट फ्लो करी। ये करंट जब इस कॉइल में गई तो उसने जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लाइन ऑफ फ्लक्स पास होगी अपनी ही कॉइल से, और सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले से कितना वोल्टेज हुआ? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, यानी इसका ईएमएफ वी है और ये कितना दे रहा है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो नेट कितना हो गया? नेट हो गया दोनों का समेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका साइन माइनस है, ठीक। तो इतना आ गया। अब यहाँ से अगर हम डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालें सो वी कैन राइट वी इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। सो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। वोल्टेज जो है कल उन्होंने पढ़ा है साइन फंक्शन है, इसको ले सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल। ये वोल्टेज एसी करंट का वोल्टेज और करंट क्या होता है? साइन फंक्शन होते हैं ना, ठीक। अब यहाँ पे वी एम अपॉन एल को अलग कर लिया और ये हो गया साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी, ठीक। अब ये इस टाइम इंटरवल में करंट में कितना चेंज आ रहा है, अगर हमें टोटल टाइम में कितनी करंट फ्लो करेगी ये निकालना है, सो वी शुड इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन टाइम टी। तो हमें टोटल कितनी करंट प्रोड्यूस हुई वो निकालने के लिए वी शुड इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। वी एम अपॉन एल, यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब यहाँ डी टी हट जाएगा, डी आई को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इट गिव्स टोटल करंट आई वी एम अपॉन एल। इसका टी से मतलब नहीं है तो बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा टी बचा है अभी, ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो अपॉन ओमेगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। सो करंट की वैल्यू आ गई वी एम अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस
इंटीग्रल कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये इंटीग्रल कांस्टेंट बता रहे हैं। अब ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर ये कांस्टेंट लगा है दैट मीन्स इंटीग्रल कांस्टेंट की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। होमोजेनिटी रूल याद है डायमेंशन इक्वेशन का, कि अगर हम किसी क्वांटिटी को प्लस में लिख रहे हैं तो वो भी क्वांटिटी सेम डायमेंशन की, यानी ये करंट है, ये करंट है, तो ये भी क्या हो, करंट की ही पावर में हो। दैट मीन्स ये भी एक टाइप की करंट ही हो, तभी ये ऐड हो सकता है। तो हमारे इस सर्किट में कोई भी एडिशनल करंट का सोर्स नहीं है। दैट मीन्स इस इंटीग्रल कांस्टेंट को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो ही होना पड़ेगा। बात समझे। हमने यहाँ पे एक इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाद एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाया, तो इस इंटीग्रल कांस्टेंट की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, करंट की डायमेंशन होनी चाहिए, एम्पियर ही होना चाहिए, तभी वो ऐड हो सकता है। यानी इस सर्किट में इसके अलावा भी एडिशनल करंट फ्लो करनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इस इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अब हमारे पास बचा I इज़ इक्वल्स टू VM अपॉन L ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब अगर हमारी वोल्टेज जो है वो साइन में है तो हमारी करंट भी साइन में होनी चाहिए, तो उसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ले सकते हैं, VM अपॉन L ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। साइन ओमेगा टी माइनस 90 करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारी वोल्टेज साइन फंक्शन में थी तो हमने करंट को भी साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए इसको ओपन करके देखिए कि साइन ए माइनस बी में साइन ए, कॉस बी, कॉस 90 ज़ीरो, माइनस कॉस ए और साइन 90, यानी वही वाला आ जाएगा। ठीक है, प्लस में। सो I इज इक्वल्स टू VM अपॉन L ओमेगा कॉस ओमेगा टी को वी कैन राइट VM अपॉन L ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इसको देख के देखिए क्या समझ में आ रहा है। वोल्टेज की इक्वेशन थी V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू VM अपॉन L ओमेगा VM अपॉन L ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये जो आपका VM अपॉन L ओमेगा है इसको आप IM मान लो। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये आपकी वोल्टेज हो गई इंसुलेटर में, और उसके करस्पॉन्डिंग इतनी करंट फ्लो कर रही है। तो इन वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि दोनों के में कितने एंगल का फेज डिफरेंस आ रहा है, π/2 का। ठीक है, इसकी इक्वेशन सिंपल है, YBA इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, और इसमें -5 है, यानी 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आ रहा है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग ये फिगर आपका बन रहा है। देख रहे हैं, करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है। दोनों में कितना डिफरेंस है, ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये उसके आधे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि पूरे पाई का है, और उसका डिफरेंस कितना है, π/2 का। पीक में कितना डिफरेंस चल रहा है, π/2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, और ये देखिए इन दोनों के पीक की हाइट देखिए अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, VM, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, VM अपॉन L ओमेगा, यानी VM से थोड़ा कम होगा, L ओमेगा से आप डिवाइड कर देंगे तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वोल्टेज से कम होगा। ये देखिए करंट का पीक देखिए नीचे है, जबकि वोल्टेज का पीक ऊपर है। ठीक है, समझ गए। यहाँ देखिए ये VM अपॉन L ओमेगा को हमने IM माना था। ठीक है, IM को इन्होंने, इसके बाद इन्होंने L ओमेगा को XL का वैल्यू दी है, दैट इज़ नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो IM इज इक्वल्स टू VM अपॉन XL, यानी V का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था VM, और करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो है VM अपॉन L ओमेगा, या L ओमेगा की जगह XL लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दैट मीन्स VM से कम। तो इसीलिए
इन दोनों की जो वेव्स चल रही हैं, जो साइन वेव्स हैं, दोनों के बीच का एंगल फेज डिफरेंस है π/2 और दोनों की पीक भी जो है वो सेम नहीं है। v की ज़्यादा ऊंची है और i की उससे कम है, क्योंकि Vm अपॉन क्या है, XL है, L ओमेगा है। ठीक है, अब ये वोल्टेज और करंट इतनी प्रोड्यूस हो गई। अब नेक्स्ट, इस सर्किट में पावर कितनी कंज्यूम होगी। इंसुलेटर वाला सर्किट है तो इसमें पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो P = VI। ठीक है, तो V की इक्वेशन क्या है, Vm sin ओमेगा t, और I की इक्वेशन क्या है, Im sin ओमेगा t माइनस π/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया Vm Im sin ओमेगा t। इसको फिर ले सकते हैं हम लोग क्या, cos ओमेगा t। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया Vm Im अपॉन 2 sin AB यानी sin 2 ओमेगा t। ये हो गई पावर। ठीक है, पावर एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, पावर एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, ये हो गई पावर। अब अगर हमें टोटल पावर निकालनी हो, मतलब एवरेज पावर निकालनी है, तो पर्टिकुलर टाइम t टाइम पे है ना, वेव चल रही है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पावर की बात करिए। ठीक है, अगर हमें यही टोटल पावर निकालनी हो तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कल एवरेज पावर निकाली थी, वी कैन टेक एवरेज। सो Vm Im अपॉन 2 एवरेज ऑफ sin 2 ओमेगा t। कल हम लोगों ने cos 2 ओमेगा t का एवरेज निकाला था। ठीक है, उसका एवरेज क्या आया था, 0। और अब देखिए sin 2 ओमेगा t का भी एवरेज निकालिएगा तो उसका एवरेज भी क्या आएगा, 0। दैट मीन्स एवरेज पावर इन द सर्किट इज़ 0। ठीक है, दैट मीन्स एवरेज पावर इन द सर्किट इज़ 0। यानी कि अगर हम एक इंसुलेटर लगाते हैं और उसके थ्रू AC करंट देते हैं तो जितना वोल्टेज है उससे 90 डिग्री के फेज़ डिफरेंस पे करंट फ्लो करेगी विद लेस एम्पलीट्यूड, और पावर कंज्यूम जो है वो हो जाएगा 0। यहाँ देखिए। ठीक है, ये P = VI निकाला इन्होंने, V और I की वैल्यू रख दी। ठीक है, ओके, माइनस साइन है, सॉरी, जब कन्वर्ट किया तो माइनस साइन है। ठीक, उसके बाद हमें इसकी एवरेज पावर निकालनी थी पूरे कंप्लीट साइकिल में। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर सेकंड पे निकाली है, और कंप्लीट साइकिल का मतलब पूरी लिमिट क्या आएगी जो हमने निकाली थी, 0 to π/ω। ठीक है, इस लिमिट में इसको इंटीग्रेट करिएगा तो इसकी भी 0 आएगी, जैसे कल मैंने cos 2 ओमेगा t की बताई थी। तो फिर हमने एवरेज पावर निकाली तो एवरेज पावर हो गई आपकी 0। दस द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज़ 0। यानी इंसुलेटर में एक पूरे कंप्लीट साइकिल में कितनी पावर कंज्यूम होती है, सप्लाई होती है, वो होती है 0। ठीक है, आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे हमने AC करंट जो है, AC वोल्टेज दी थी, ये इंसुलेटर की कॉइल है, तो यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस हुआ, वो हुआ -L/di/dt। किरचॉफ का लूप रूल लगाया है, यानी टोटल EMF = 0 ऑफ द सर्किट। तो V - L/di/dt को 0 रखा, तो यहाँ पे di/dt की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू रख दी। फिर उसको, ये तो स्मॉल करंट है, चेंज इन करंट इन टाइम, टोटल करंट निकालने के लिए इंटीग्रेट किया तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रल कांस्टेंट लिखा था पहले, लेकिन फॉर टू डायमेंशन करेक्ट दिस इक्वेशन हम लोग को उसको 0 एज्यूम करना पड़ेगा। तो करंट हमारी ये आई, कॉस के फॉर्म में आई थी, उसको हमने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि दोनों इक्वेशन साइन के फॉर्म में आ जाए। तो जब दोनों साइन के फॉर्म में आ गई तो हमने देखा कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल का फ़र्क आ रहा है, इसीलिए वेव हमारी अगर वोल्टेज की ऐसी है तो करंट की हमारी इस तरह की चलेगी, उससे 90 डिग्री पीछे। ठीक है, ये पीक यहाँ आएगा
और उससे 90 डिग्री के फेस डिफरेंस पे चलेगी। और इनकी जो पीक है उसकी भी ऊंचाई सेम नहीं होगी। वोल्टेज की पीक ज़्यादा ऊंची होगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड है Vm, और करंट का पीक नीचे होगा क्योंकि उसका है Vm/L-ओमेगा, या Vm/XL भी ले सकते हैं, जहाँ XL क्या है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये वोल्टेज करंट आने के बाद हमने पावर निकाली। पावर का फॉर्मूला VI, V और I की वैल्यू रख दी। ये इंस्टेंटेनियस पावर थी, हमने एवरेज पावर निकाली तो इंटीग्रेट किया। साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होती है 0, सो टोटल पावर कंज्यूम्ड इन इंसुलेटर इज़ 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको बुक से देखिएगा एक बार, इजी है। ठीक है, ये आपका ये टॉपिक है 7.4 AC वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर। ये एक छोटा सा टॉपिक है फेसर का, इसको एक बार पढ़ के देखिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइए।